हेलो एवरीवन। सो अपने एओडी के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टैंजेंट्स एंड नॉर्मल के डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। नाउ आज हम देखेंगे कि वही टैंजेंट एंड नॉर्मल के थोड़े से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं और उसमें और क्या लॉजिक है जिसकी हेल्प से हम लोग और कौन से नए क्वेश्चन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल। सो एक पॉइंट पर फर्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ विच इज टैंजेंट एट पॉइंट पी मीटिंग द कर्व अगेन एट क्यू। थोड़ा सा स्पेशल केस समझना। टैंजेंट का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते थे कि वो लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो वही यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक कर्व पे एक पी पॉइंट पे लाइन क्या है, टैंजेंट। पर वही लाइन आगे जाके कहीं और कर्व को कट कर सकती है, दैट इज पॉसिबिलिटी। सो अगर ऐसा कोई केस मिला जहां पे एक लाइन एक पॉइंट पे तो टैंजेंट है बट किसी और पॉइंट पे आगे जाके वो कर्व को कट कर रही है, तो ऐसे केस में क्या खास बात है इसको समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट्स से वो जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है। नाउ अब इस कर्व के बारे में खास बात क्या है वो समझते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट P, ये अपना एक पॉइंट P है। मैंने पॉइंट P भी बनाया टैंजेंट। सो पॉइंट P का टैंजेंट कुछ इस तरीके से गया और यही टैंजेंट आगे जाके कर्व को पॉइंट Q पे कट करेगा, ठीक है। मतलब टैंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट Q। ये जो है ये P पॉइंट पे तो टैंजेंट था पर Q पॉइंट पे टैंजेंट नहीं है। Q पॉइंट पे ये कर्व को इंटरसेक्ट कर गया, मतलब ये Q पॉइंट पे कर्व का सेकेंड हो गया। तो अब इस केस में खास बात क्या होगी ये समझना। इस केस के लिए ऑब्वियसली P पॉइंट मुझे दे रखा होगा कुछ ना कुछ, तो लेट अस से सपोज मुझे P पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है x1, y1, नहीं भी है तो मैं इस P पॉइंट को यूज करने वाला हूँ। एंड लेट्स से जो Q पॉइंट है वो है अपने पास x2, y2। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जो कर्व का इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल हमको ये पता है कि ये जो लाइन है ये P पॉइंट पे इस कर्व पे क्या है, टैंजेंट। तो अगर मैं इस टैंजेंट का स्लोप लिखूं, ठीक है, एट पॉइंट P, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट dy बाई dx एट पॉइंट P, ठीक है। बिकॉज इस टैंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इसी लाइन का या इस कर्व का डिफरेंशिएशन एट दिस पॉइंट व्हिच इज P। सेकेंडली हमको पता है कि ये जो लाइन है ये P और Q दोनों पॉइंट से पास कर रही है। जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप कैसे निकालते थे, यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म। तो मैं यहीं से स्लोप ऑफ PQ का एक वैल्यू और लिख सकता हूं व्हिच इज y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। बेसिकली हुआ क्या, स्लोप को ही लेके मेरे पास दो एक्सप्रेशन बन गए। एक एक्सप्रेशन कहां से आया, विच इज जब किसी एक पॉइंट पे हम टैंजेंट बनाते हैं कर्व के, तो उसके डिफरेंशिएशन में जब वो पॉइंट पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है, उस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप। सेकेंडली हमने यूज कर लिया स्लोप का बेसिक डेफिनेशन विच इज टू पॉइंट फॉर्म, तो यहां से मुझे मिला इस PQ का स्लोप। ये जो स्लोप ऑफ T लिखा है, स्लोप ऑफ PQ लिखा है, दोनों सेम है बिकॉज T डिनोट्स अ टैंजेंट एट P, वो भी सेम था। तो यहां से मुझे एक कंडीशन मिलेगा एंड दिस कंडीशन इज हेल्पफुल कि dy by dx का वैल्यू एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। तो जब भी अपने पास कोई ऐसा केस मिलेगा जहां पे अपना जो टैंजेंट किसी एक पॉइंट पे है वो कर्व को वापस से जाके किसी एक Q पॉइंट पे कट करेगा, तो इन सभी केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज करेंगे कि उस P पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो कर्व को टैंजेंट है उस पे उस कर्व का डिफरेंशिएशन should be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 where x2 y2 denotes the coordinates of point Q जहां पे उस टैंजेंट ने वापस से कर्व को कट किया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं, इसके थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि इसके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। सपोज एक कर्व है विच इज y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपका एक कर्व है, इस कर्व पे मैंने एक P पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया, टैंजेंट ड्रॉन at P intersect the curve again at Q। सेम केस लिया मैंने, कुछ नहीं, मैंने आपको सिर्फ कर्व डिफाइन कर दिया। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपना कर्व है, मैंने एक P पॉइंट पे टैंजेंट बनाया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, P पॉइंट पे टैंजेंट बनाया जिसने कर्व को वापस से Q पॉइंट पे कट किया। नाउ आपको बताना है रेशो ऑफ स्लोप ऑफ OP इज टू स्लोप ऑफ OQ, ठीक है। नाउ
व्हाट इज दिस ओ? सो ओ रिप्रेजेंट्स सिंपली अपना ओरिजिन, ओ रिप्रेजेंट करता है अपने पास ओरिजिन। सो ओपी जो लाइन है उसका स्लोप और ओक्यू जो लाइन है उसका स्लोप, इसका रेशियो क्या होगा? ठीक है, अब एक चीज समझना, हमने यहाँ पे देखा कि ये कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कंडीशन को तो यूज करेंगे, बट इस कंडीशन के साथ साथ एक थोड़ा सा टॉपिक और भी आएगा जिसको हम बोलेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा रिकॉल करना, जब हमने ज्योमेट्रिकल पार्ट देखा था विच इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो हर एक के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करने का कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तब यूज करते थे जब मेरे पास किसी कर्व के ऊपर मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना होता था, बट अगर मैं एक्स और वाई के फॉर्म में अज्यूम करूंगा तो मुझे क्या लगना पड़ेगा? दो डिफरेंट वेरिएबल। पर पैरामीटर क्या करता था? उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करता था, जिससे अपने नंबर ऑफ अननोन्स कम हो जाते थे। ठीक है, नाउ इन सच केसेस आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लोगे ये समझना, बिकॉज पैराबोला में, सर्कल में, सब में स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स डिफाइन थे। इन केसेस में क्या करते हैं समझो, जैसे एक सिंपल सा केस बोलता हूं पैराबोला, ठीक है, सपोज करो y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला है, तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप बोलोगे t स्क्वायर कॉमा t। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा था पैराबोला में कि जब भी हमको कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना हो तो एक ऐसा पैरामीटर लो जिसको पुट करने पे या जिस कोऑर्डिनेट को पुट करने पे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इसका लॉजिक क्या होता है ये समझना, यहाँ लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, सपोज करो मेरा जो पैरामीटर है मैं उस पैरामीटर को t ले रहा हूं, तो मुझे इस t को इस तरीके से यूज करना है कोऑर्डिनेट्स के अंदर कि वो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। अब समझना, y का स्क्वायर करने पे x का क्यूब आना चाहिए, मतलब छोटा कौन हुआ? तो आई कैन से x का वैल्यू छोटा होना चाहिए, द रीजन बीइंग कि उसको आप क्यूब करने वाले हो, और y का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। सो ऐसे केसेस में जब मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे कमेंट करता हूं, तो देखना इस केस में जब मैं p पॉइंट को अज्यूम करूंगा तो इसका पैरामीटर मैं t ले रहा हूं, आई विल अज्यूम दिस पॉइंट एज t1 स्क्वायर कॉमा t1 क्यूब। अब एक बार चेक करो, यहाँ पे जब मैं इस t1 को यहाँ पे पुट करूंगा तो t1 स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा? t1 टू द पावर 6, और जब t1 क्यूब को यहाँ पुट करूंगा तो t1 क्यूब का स्क्वायर दैट विल बिकम t1 टू द पावर 6। दोनों से सेम हो गए, तो अब मैं इक्वल टू मैच करेगा बेसिकली, दैट मींस ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। कहने का मतलब मैं सिंपल सा बोलूंगा, इस कर्व का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है दैट शुड बी t स्क्वायर कॉमा t क्यूब। x का कोऑर्डिनेट छोटा, y का कोऑर्डिनेट बड़ा, क्यूब से और स्क्वायर से मैंने पावर को मैच कर दिया कि नेट पावर हमेशा क्या होनी चाहिए अपने पास? इक्वल। इसीलिए एक जगह टी स्क्वायर लिया, एक जगह टी क्यूब लिया। ऑब्वियसली p अगर है t1 स्क्वायर कॉमा t1 क्यूब, तो q क्या हो जाएगा? q को हम कोई t2 पैरामीटर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब। ठीक है, ये तो हुआ अपना p और q का कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ स्लोप ऑफ OP इज टू स्लोप ऑफ OQ, इस पे हमको कमेंट करना है। स्लोप ऑफ OP क्या होगा? सो OP मतलब होगा, अगेन हम यूज कर लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। सो y2 माइनस y1, अब y2 तो हो गया अपने पास t1 क्यूब, y1 तो 0 है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस 0 अपॉन OQ, तो इसी को मैं रिवर्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। OQ जब लिखेंगे तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे t2 क्यूब माइनस 0, और यहाँ आ जाएगा t2 स्क्वायर माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो t1 क्यूब अपॉन t1 स्क्वायर, मतलब यहाँ बचेगा t1, t2 स्क्वायर अपॉन t2 क्यूब, तो यहाँ बचेगा t2, तो फाइनली ये आने वाला है t1 अपॉन t2। बट राइट नाउ द प्रॉब्लम इज कि t1 t2 तो मैंने अज्यूम किया, क्या t1 t2 क्वेश्चन में दिया था? नहीं, ये तो हमने पैरामीटर लिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं से ये रेशियो निकालना पड़ेगा। अब ये रेशियो कहाँ से आएगा? तो क्या हमको ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से मिलता जुलता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी से सिमिलर है तो इस कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा कि स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा dy by dx at point P should be equal to slope of PQ। This means कि हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, दिस मीन्स हम लोग यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप। ठीक है, अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इस पार्ट के लिए जब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, सो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब से हमको dy बाई dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, जिससे अपने को स्लोप का वैल्यू मिलेगा। सो यूजिंग द इक्वेशन विच इज y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 2y dy बाई dx इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर।
इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से अपने को dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इट इज 3x² बाई 2y। ठीक है, अब यहां से आई कैन से कि अगर मुझे स्लोप निकालना है एट पॉइंट P तो इसको मैं बोलूंगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, मतलब 3x² अपॉन 2y एट पॉइंट P, और P पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, T1 क्यूब या T1 स्क्वायर कॉमा T1 क्यूब, इस पॉइंट को पुट करते हैं। सो फाइनली ये कितना आएगा, 3 टाइम्स x की जगह पे T1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा T1 रेज टू 4 अपॉन 2 टाइम्स y की जगह पे T1 क्यूब। सो फाइनली ये अपने को मिलेगा 3T1 अपॉन 2। ये तो हुआ अपने पास dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P जो हमको लेफ्ट हैंड साइड निकालना था। नाउ दिस टर्म which is dy by dx at point P 3t1 by 2 should be equal to pq का स्लोप। pq का स्लोप कितना आएगा, t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। सो दिस शुड बी इक्वल टू t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब होल अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब, और यहाँ अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a cube minus b cube is nothing but a minus b into a square plus ab plus b square, the whole divided by a square minus b square, तो ये हो जाएगा अपने पास a minus b into a plus b। now t2 minus t1 से t2 minus t1 तो कैंसिल। अब ये जो टर्म था इस पूरे को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टू को मल्टीप्लाई, लेट्स सी क्या कंक्लूजन बनता है। जब मैंने इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म दिखेगा थ्राइस ऑफ t1 t2 प्लस 3 टाइम्स t1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, दिस शुड बी स्क्वायर आल्सो, 2 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ t2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ T1 T2। इन सभी टर्म्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। सो फाइनली ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा मुझे T1 स्क्वायर 3T1 स्क्वायर माइनस 2T1 स्क्वायर, नेक्स्ट इज प्लस T1 T2 माइनस ऑफ 3T1 स्क्वायर था यहाँ पे एंड माइनस 2T1 तो ये मैंने ले लिया, हाँ। नेक्स्ट इज 2T2, सो ट्वाइस ऑफ T2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो सिंपल सा, यहाँ पे एक्चुअली क्वाड्रेटिक है, डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा होगा, दो तरीके हैं इसके, या तो मैं इस पूरी इक्वेशन को t2 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं जिससे क्या होगा t1 अपॉन t2 में क्वाड्रेटिक बनेगा, या फिर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली फैक्टराइज भी कर सकता हूं। कैसे, यहाँ पे हमको दो नंबर सर्च करने हैं जिनको ऐड करने पे +1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -2, सो दोस नंबर्स आर -2 एंड +1। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी +2 एंड -1 बेसिकली। सो इसी एक्सप्रेशन को मैं कैसा लिख सकता हूँ, I can write it as t1 square plus twice t1 t2 minus of t1 t2 and minus twice t2 square equals to 0। Now first दो जो टर्म्स हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, t1 कॉमन आएगा, बचेगा t1 plus twice t2। टेकिंग t1 कॉमन, सो यहाँ बचेगा अपने पास टेकिंग t1 कॉमन, यहाँ बचेगा t1 प्लस ट्वाइस t2। नेक्स्ट इन दोनों में से आई कैन टेक -t2 कॉमन, -t2 कॉमन, सो t1 प्लस ट्वाइस t2 इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली यहाँ पे अपने फैक्टर्स क्या बने समझना, एक फैक्टर है t1 माइनस t2, सेकेंड फैक्टर है t1 प्लस ट्वाइस ऑफ t2 इक्वल्स टू 0। नाउ यहां से मुझे दो कंक्लूजन मिले, पहला t1 इक्वल टू t2, बट क्या एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज लॉजिकली सोचो कि t1 इक्वल टू t2 का मतलब तो ये हुआ कि p और q पॉइंट सेम हो गए, तो कोई लाइन किसी कर्व पे एक पॉइंट पे टैंजेंट भी और उसी पॉइंट पे कट भी कर दे, नहीं, t1 इक्वल t2 कोई पॉसिबल नहीं है। सो सेकंड कंडीशन ट्रू होगा, t1 इक्वल्स टू -2t2। ठीक है, अब अगर t1 इक्वल टू -2t2 है तो हमको सॉल्व करना था स्लोप ऑफ OP इज टू स्लोप ऑफ OQ which was t1 upon t2, तो यहां से मुझे कंक्लूजन मिलेगा स्लोप ऑफ OP अपॉन स्लोप ऑफ OQ। जब मैं t1 की जगह -2t2 पुट करूंगा
तो ये हो जाएगा मेरे पास डायरेक्टली नथिंग बट -2, बिकॉज न्यूमरेटर में आएगा आपके पास -2t2 अपॉन t2, तो t2 से t2 कैंसिल, फाइनली आपको वैल्यू मिलेगा दिस शुड बी इक्वल टू -2। सो अगेन क्वेश्चन को पहचानना कैसे है कि जब एक ही लाइन पे या फिर एक ही लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टैंजेंट भी बने और वही लाइन आगे जाके उस कर्व को इंटरसेक्ट भी करेगा, तो हमको मेनली इस प्रॉपर्टी का यूज करना है विच सेज कि डिफरेंशिएशन से उस पॉइंट पे जो टैंजेंट का स्लोप निकालोगे दैट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट सेम टैंजेंट और सेम लाइन यूजिंग 2 पॉइंट। ओके, इसी टाइप के इसके एग्जांपल और देखते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस which are tangent at one point and normal at another point of the curve this। देखो डिफरेंस क्या है समझना। इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा या फिर जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या था कि कर्व के एक पॉइंट पे टैंजेंट बनाया था और वो आगे जाके कर्व को किसी भी क्यू पॉइंट पे कट कर रहा था, बट अब कंडीशन क्या दी है कि पी पॉइंट पे तो टैंजेंट है बट जहां कट कर रहा है उस पॉइंट पे भी वो नॉर्मल है। ठीक है, सो हमको अब इस तरीके से कंडीशन को यूज करना है या फिर इक्वेशंस को डिराइव करना है सच दैट वो जो लाइन है वो एक पॉइंट पे टैंजेंट हो और नेक्स्ट पॉइंट पे कर्व पे क्या हो जाए नॉर्मल, इफ एट ऑल सच लाइन एग्जिस्ट करेगा तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा तो टिपिकल चीज क्या थी, कैलकुलेशन तो इजी था बट द टिपिकल पार्ट वाज अज्यूमिंग द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आएगा। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई देखो पैरामीटर के फॉर्म में दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ही दिए तो इनको डायरेक्टली यूज कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जाता है कि एक लाइन है जो P पॉइंट पे कर्व पे टैंजेंट है और Q पॉइंट पे कर्व पे क्या हो गई है नॉर्मल। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, P पॉइंट को अज्यूम कर लेता हूँ एज पर दी कर्व। क्या मैं बोलूँ P पॉइंट होना चाहिए 3t1 स्क्वायर 2t1 ये हो जाएगा P। यहाँ पे अपने पास लाइन क्या है टैंजेंट। सिमिलरली Q पॉइंट को क्या बोलेंगे, सो Q हो जाएगा अपने पास 3t2 स्क्वायर 2t2 इस पॉइंट पे क्या है अपने पास ये है नॉर्मल। ठीक है, मतलब P पॉइंट पे हमारे पास जो लाइन है वो टैंजेंट है एंड Q पॉइंट पे वही लाइन क्या हो जाएगी अपने पास नॉर्मल। नाउ अब मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो जितने भी कंडीशन पॉसिबल है हम सबको यूज करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, सो मैं इसका dy by dx मतलब लाइन का स्लोप निकालता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसमें dx by dt निकालेंगे, जिससे बिकॉज पैरामेट्रिक है तो पैरामेट्रिक को पैरामेट्रिक के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। x अगर 3t स्क्वायर है तो dx by dt हो जाएगा अपने पास 60। सिमिलरली dy by dt कितना आ जाएगा, सो dy by dt आएगा अपने पास 6t स्क्वायर। नाउ मुझे निकालना था dy by dx, सो dy by dx का वैल्यू आएगा अपने पास 6t स्क्वायर अपॉन 60 मतलब ओनली t। अब इससे मैं ऐसा बोल सकता हूं स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P पे हमने पैरामीटर क्या लिया है t1, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा अपने पास t1। सिमिलरली अगर मैं कंडीशन देखूं तो मुझे क्या बोला गया है कि अपने पास यही लाइन आगे जाके Q पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, पर Q पॉइंट पे लाइन क्या बन गई है नॉर्मल। नाउ अगर मैं Q पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप निकालूं, ये थोड़ा समझना थोड़ा टिपिकल केस है बिकॉज यहीं पे मिस्टेक होता है। क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट Q इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q शुड बी ऑलवेज -1। क्यों, हमको पता है कि नॉर्मल एंड टैंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैंने ऐसा कंडीशन क्यों लिया समझना, ये जो हमने स्लोप निकाला है जो इक्वल टू t आया, ये तो हर कोऑर्डिनेट के लिए वैलिड है बिकॉज ये हमने कर्व का निकाला है। तो क्या आई कैन से जब Q पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे तो उसका जो स्लोप होगा वो t2 आएगा बिकॉज Q पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बोला है आपने t2। सो यहाँ पे आई कैन राइट ये तो हो गया t2 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Q which is -1, तो आई कैन डायरेक्टली से स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q ये कितना आना चाहिए, दिस शुड बी -1 अपॉन t2। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंडीशन था जो हमको प्रॉपर्ली ड्राइव करना था। अब एक चीज मुझे और समझेगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट P या स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Q बेसिकली क्या है, दोनों सेम तो है। क्यों, क्योंकि जो लाइन P पे टैंजेंट बना था वही तो जाके Q पे नॉर्मल बना। मतलब आप P पे पॉइंट को लाइन को डिस्कस करो या फिर Q पे, लाइन तो सेम ही है।
अगर लाइन सेम तो ये दोनों स्लोप भी सेम होने चाहिए, तभी तो कंडीशन बनेगा अपने पास। सो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स यहां से एक कंडीशन आएगा मेरे पास कि T1 शुड बी इक्वल टू -1/T2। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिसको मिस कर देते हो। सो इस पार्ट को केयरफुल रहो। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, जितने भी कंडीशन गिवन है हर एक कंडीशन को प्रॉपर्ली यूज करने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने स्लोप इक्वल क्यों किया, अंडरस्टूड, बिकॉज जो लाइन P पे टैंजेंट है वही लाइन तो Q पे नॉर्मल है, तो जब एक ही लाइन चल रही दोनों स्लोप भी सेम होनी चाहिए। यहां से कंडीशन मिला कि T1 इंटू T2 हमेशा क्या आना चाहिए, -1। नाउ ये तो जो कंडीशन थी हमने यूज कर ली। अब मैं यूज करूंगा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर P पॉइंट पे आपने कर्व पे टैंजेंट बनाया है और वो अगेन जाके Q पे मिल रहा है, दैट मींस P पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप थ्रू डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू PQ का स्लोप। तो उस कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन एट पॉइंट P should be equal to slope of PQ using two point form। डिफरेंशिएशन एट पॉइंट P ये तो हम डिराइव कर चुके हैं, P आया था तो P पॉइंट पे कितना आ जाएगा, दिस शुड बी T1 इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ अपना कितना आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ PQ अपना बनेगा 2T2 क्यूब माइनस 2T1 क्यूब, 2T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब दी होल डिवाइडेड बाय 3T2 स्क्वायर माइनस 3T1 स्क्वायर। सो 3 कॉमन लिया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। नाउ T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, A क्यूब माइनस B क्यूब, और यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो फाइनली दोनों में से A माइनस B कैंसिल होगा लाइक द लास्ट क्वेश्चन। तो बचेगा क्या, मैं डायरेक्टली कंक्लूजन लिख रहा हूं यहाँ पे T1 इक्वल्स टू, और इस 3/2 को भी शिफ्ट कर लेते हैं। सो 3/2 T1 इक्वल्स टू, यहां बचेगा अपने पास T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 दी होल डिवाइडेड बाय, यहां बचेगा T1 प्लस T2, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अपने पास T2 माइनस T1 कैंसिल हो गया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब करेंगे, बट उसके पहले हमारे पास T1 T2 का वैल्यू आया था ऑलरेडी विच वाज -1, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ आएगा अपने पास थ्राइस T1 स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ T1 T2, थ्राइस ऑफ T1 T2 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई किया ट्वाइस T1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस T2 स्क्वायर, नेक्स्ट इज प्लस ट्वाइस ऑफ T1 T2 विच इज -1, और ये भी अपना क्या हो जाएगा -1। तो फाइनली इक्वेशन कैसा दिखने वाला है समझना, इस पूरे को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, थ्राइस T1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस T1 स्क्वायर, तो ये बचेगा अपने पास T1 स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस T2 स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज -3 एंड +2, तो ये बचेगा अपने पास -1 शुड बी इक्वल टू 0। अब ये बनी अपनी कंडीशन T1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ T2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर इसके बाद क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक अजीब सा इक्वेशन बन गया। तो अगेन मैं इसी कंडीशन को वापस से यूज करूंगा, देखना कैसे। लास्ट स्टेप है T2 को आई कैन राइट -1/T1, T2 को हम लिख लेते हैं -1/T1। तो फाइनली ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, जब T2 की प्लेस पे -1/T1 लिखा तो ये हो जाएगा -1/T1 स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं, सो फाइनली इक्वेशन कैसा दिखेगा, T1 रेज टू 4 माइनस ऑफ T1 स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। जो अपॉन का पार्ट था उसको मैं 0 में ले गया। नाउ क्या आई कैन से कि ये अपने पास T1 के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक बन गया, या T1 स्क्वायर के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक बन गया। डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टर्स आएंगे -2 एंड +1। तो फाइनली मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा T1 स्क्वायर -2 इंटू T1 स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोनों फैक्टर्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करूं तो सेकेंड फैक्टर का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज सेकेंड फैक्टर कभी 0 हो ही नहीं सकता। फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, जहां से मुझे कंक्लूजन्स मिलेंगे दोज कंक्लूजन वुड बी कि T1 जो वैल्यू है या T1 जो अपने पास टर्म है, इसके दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। दिस कुड बी ±√2। T1 अपने पास दो हो सकता है, +√2 भी हो सकता है और -√2 भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसा हम लोगों ने क्या किया, हमने T1 का वैल्यू निकाला। अब इसका बेनिफिट क्या होगा समझना, T1 आ गया मतलब पॉइंट मिल गया, ठीक है।
जब पॉइंट मिल गया तो अब हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, और वही लाइन आगे क्या बनने वाली है, नॉर्मल। तो इस केस को तो सॉल्व ही नहीं करना, हमको सिर्फ क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। T1 की मेरे पास दो वैल्यू आए हैं, दैट इज प्लस माइनस रूट टू, दैट मीन्स पॉइंट भी दो होंगे, तो हम दोनों पॉइंट पे क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। नाउ आगे का प्रोसेस अपना सेम है, अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने का टेक्निक, विच वॉज हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है, स्लोप हमने निकाल लिया है T1 या T, तो उसकी हेल्प से हम लोग कमेंट करेंगे, देखना कैसे। सबसे पहले जो P का फर्स्ट वैल्यू आएगा कब, जब T √2 होगा, तो √2 पे इसका वैल्यू कितना बनेगा, 3 इंटू टू दैट इज 6, कॉमा 2 या √2 का क्यूब इट इज 2 √2, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 √2, ये P का एक वैल्यू हुआ। सेकेंड पॉइंट को लेटेस्ट से मैंने P डैश बोल दिया, तो P डैश क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस √2 का स्क्वायर भी √2 ही रहेगा, तो ये 6 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस ऑफ 4 √2 हो जाएगा, इतना डिफरेंस है। नाउ ये दो पॉइंट हुआ, नेक्स्ट कमेंट करते हैं स्लोप पे, तो हमने अभी डिराइव किया कि जो स्लोप था वो कितना आया था, इक्वल टू T, तो फर्स्ट केस में स्लोप रहेगा अपने पास √2 और सेकंड केस में स्लोप रहेगा अपने पास माइनस ऑफ √2। नाउ सिर्फ इक्वेशन डिराइव करना है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 which is y minus 4 √2 equal to m into x minus x1 which is 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, सो ये बनेगा y minus 4 √2 equals to √2 times of x minus 6 √2, अरेंज कर लेंगे। सो √2x और y को यहाँ ले गए, सो फाइनली ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, √2x minus y equal to 6 √2 minus 4 √2 मतलब twice of √2। ये होगा एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो अपनी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा समझना, सिर्फ स्लोप पे यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जब ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब चेंजेस क्या होंगे, जब मैं इन दोनों को शिफ्ट करूंगा, सो कंडीशन कैसा दिखेगा, यहाँ पे अपने पास √2x पॉजिटिव प्लस y पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा पर जब मैं सॉरी पॉजिटिव होगा पर जब मैं उसको शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, या फिर मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, इक्वल टू 10 √2, ये बनना चाहिए अपना सेकंड इक्वेशन। इफ यू वांट आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। अच्छा, इसमें एक खास बात भी समझो, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो लाइन्स है अपने पास, ये दोनों लाइन्स, इसका जो स्लोप है ये अपने पास कितना है, √2, ठीक है, क्योंकि हमने m का वैल्यू √2 लिया है और फाइनली m अपना कितना था, t, इसका स्लोप है माइनस √2, वहां पे आपका m का वैल्यू कितना आया था, t, विच इज अगेन माइनस √2। तो इस केस में पर्टिकुलरली अपने पास दो लाइंस पॉसिबल थी, जो हमने पूरा प्रॉपर्ली डिराइव किया और चेक किया, तो हमको t के दो वैल्यूज मिले, विच प्योरली इंडिकेट्स के दो लाइंस पॉसिबल हैं जो इस कर्व को एक पॉइंट पे टैंजेंट बनाती है और आगे जाके वही लाइन क्या बन जाती है उस कर्व के लिए, नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। देखो, इन जनरल स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने दो लाइन के बीच का एंगल तो निकाल रखा है, फॉर्मूला है अपने पास बाय यूजिंग देयर स्लोप, बट ये चीज आप पहली बार शायद देख रहे होंगे, विच इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। एक थॉट भी आ रहा होगा कि सच में ऐसा होता भी है क्या, जब दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल, तो टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कर्व जब भी है वो कैसा भी शेप हो सकता है, तो आप डायरेक्टली एंगल नहीं निकाल सकते हैं। एंगल की जब हम बात करते हैं तो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है हमेशा 2D में, ठीक है। सो अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने कुछ नया डिफाइन किया है, उसको समझना। सपोज करो आपके पास दो कर्व है लाइक दिस, ये हो गया y इक्वल टू f ऑफ x, दिस इज y इक्वल टू g ऑफ x। नाउ इन दोनों कर्व के बीच का एंगल, तो कर्व के बीच का एंगल मतलब वो हुआ जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब सपोज दिस इज द पॉइंट P, यहाँ पे मुझे एंगल निकालना है। नाउ मेरे पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है जहां से मैं एंगल निकाल पाऊं डायरेक्टली दो कर्व के बीच का, तो एक चीज समझो कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या होता है। एंगल बिटवीन टू कर्व इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर tangents, angle between their tangents at the point of intersection। सिंपल सा डेफिनेशन, हम लोगों ने उसको इस तरीके से अरेंज किया कि हमने एंगल बिटवीन टू कर्व्स को हमेशा क्या बोला, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज नथिंग बट
एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे दोनों कर्व मिलेंगे उस पॉइंट पे जो दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन दोस टू कर्व्स। मतलब ये P पॉइंट था, सो P पॉइंट पे आपने इस कर्व पे टेंजेंट बनाया, P पॉइंट पे आपने इस कर्व पे टेंजेंट बनाया, जो इन दोनों के बीच का एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो इसको ध्यान रखो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ अब इसको सॉल्व करने के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, तो मैं आपको स्टेप्स प्रोसीजर लिखा रहा हूं, इसको फॉलो करना है अपने को बस खाली। सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देख कुछ केसेस में अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा, कुछ केसेस में नहीं देगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग गिवन इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। जब हम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है हमेशा उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ भी सेम चीज है अपने पास कि जब हमारे पास दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट P। नाउ स्टेप टू होगा अपने पास फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। Find slope of tangent corresponding to both the curves at point P। मतलब जो हमने पॉइंट P फाइंड आउट किया है ऊपर वाले स्टेप में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट P पे दोनों कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। और अब मैं बोल देता हूं let them be m1 and m2। तो जो दो हमने स्लोप निकाला है, एक स्लोप को बोल दिया m1, एक स्लोप को बोला m2, ये स्लोप हमने कैसे निकाले हैं, अगेन बाय यूजिंग नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अब आएगा अपना थर्ड एंड लास्ट स्टेप 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला, क्योंकि अब क्या हुआ है अपने पास, अब अपने पास दो लाइंस बन गई हैं और दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना अपने को आता है। दैट इज नथिंग बट tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे टू गेट द एंगल बिटवीन दोस टू टेंजेंट्स व्हिच इज नथिंग बट एंगल बिटवीन दीस टू कर्व्स। तो यहां से अपने पास मिलेगा हमारे पास एंगल बिटवीन टू कर्व्स। हमेशा ध्यान रखो, जैसे हम लोग लाइन का केस डिस्कस करते थे स्ट्रेट लाइन में, कि जो हम दो लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं वो कौन सा एंगल निकालते थे, अक्यूट एंगल। बिकॉज दो लाइन के बीच में हमेशा अक्यूट एंगल भी आ सकता है, ऑब्ट्यूज भी आ सकता है, तो हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं अक्यूट एंगल बिकॉज ऑफ मॉड। सेम वे में जब हम दो कर्व के बीच का एंगल निकालते हैं तो वो भी हम कौन सा निकालते हैं, अक्यूट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मॉड लगा रहे हैं। सो दो केस पॉसिबल है, एंगल अक्यूट भी हो सकता है, एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अगर हमसे ऑब्ट्यूज एंगल पूछा है तो दैट इज लॉजिकली 180 माइनस आवर एंगल, जो हमने निकाला वो अक्यूट एंगल था, तो 180 माइनस दैट एंगल इज नथिंग बट द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन दीस टू कर्व्स। ओके, क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस पार्ट। यहाँ आपने को बोला गया था फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x। बहुत ही कॉमन से कर्व लिए मैंने। सो अगेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जो दो कर्व दिए हैं अपने को y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, मतलब sin x इक्वल टू cos x। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि कर्व एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो मल्टीपल पॉइंट्स पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लाइक इन दिस केस, ठीक है। हमको पता है कि जब साइन और कॉस दोनों का ग्राफ देखोगे तो ये बहुत बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सो आपका क्वेश्चन होगा कि सर फिर हम किस पॉइंट पे एंगल निकालेंगे, इट डजंट मैटर, आप किसी भी पॉइंट पे एंगल निकालो। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कर्व सिमेट्रिक है, साइन भी सिमेट्रिक है, कॉस भी सिमेट्रिक है, मतलब एक दूसरे को रिपीट करते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल इनके बीच में किसी एक पॉइंट पे होगा
वही एंगल आगे भी हर जगह कंटिन्यू होगा बेसिकली। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किस पॉइंट पे टेंजेंट पे एंगल निकाल रहे हो, आप किसी भी पॉइंट पे सॉल्व कर सकते हो एज बोथ ऑफ दीज कर्व्स आर सिमेट्रिक। ओके, नाउ sin x इक्वल टू cos x, तो यहाँ से कंक्लूजन मिला tan x इक्वल टू 1। एज वी नो tan का वैल्यू 1 बहुत जगह हो सकता है, बहुत सारे सोल्यूशन है, बट मैं एक सिंपल पॉइंट ले लेता हूँ, लेट अस से x इक्वल टू π/4। मुझे सॉल्व करना है इस पे, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी x इक्वल टू π/4। अब ये तो हुआ अपना स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, दोनों कर्व का डिफरेंट डिफरेंट स्लोप निकालेंगे। लेट अस से पहले फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया, तो मैं बोलूंगा m1 विच इज dy by dx। फर्स्ट कर्व था अपने पास sin x, तो sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास cos x। अगर मैं at x इक्वल टू π/4 सॉल्व करूं which is m1, or I can say dy by dx at x equal to π/4। so इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cos π/4, that is nothing but 1/√2। तो यहाँ से हम लोगों को m1 का वैल्यू मिला, that is slope of first curve, slope of tangent at first curve at x equal to π/4 is nothing but 1/√2। now next देखते हैं, next is m2। m2 मतलब हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व एट या टू द सेकंड कर्व। तो सेकंड कर्व के लिए हो जाएगा अपने पास dy by dx एट पॉइंट, अगेन हम लोग पॉइंट क्या ले लेंगे, x इक्वल टू π/4। सो dy by dx सेकंड कर्व का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x। नाउ फॉर दिस केस मुझे m2 का वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ sin π/4, मतलब यहां से हमको मिला m2 इक्वल टू -1/√2। ये होगा अपना सेकेंड स्लोप ऑफ टैंजेंट या स्लोप ऑफ सेकेंड टैंजेंट बेसिकली। नाउ स्लोप ऑफ फर्स्ट टैंजेंट भी आ चुका है, स्लोप ऑफ सेकेंड टैंजेंट भी आ चुका है, तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, विल यूज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा। क्या था tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1। अब m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मॉड लगा हुआ है। इन शॉर्ट तो मैं दिस माइनस दिस लेता हूँ, दैट इज 1/√2 माइनस ऑफ 1/√2, तो ये प्लस हो जाएगा 1/√2 द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस की जगह बीच में माइनस आ जाएगा, बिकॉज एक प्लस 1/√2 है और एक माइनस 1/√2। सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली एक ऐसा दिखेगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 is nothing but 2/√2 which is √2 the whole divided by 1 minus 1/2। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ मुझे वैल्यू मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2√2, और आई कैन से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2√2। ये हो जाएगा अपने पास थीटा, दैट इज ये वो एंगल होगा जो साइन और cos x के बीच में होता है एट एनी इंटरसेक्शन पॉइंट। आप कोई भी पॉइंट ले लो, भले आपको π/4 बोलो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/4 बोलो, इट डजंट मैटर। सभी पॉइंट जहां पे साइन और cos इक्वल हैं या जहां पे साइन cos इंटरसेक्ट करेंगे, उस हर एक पॉइंट पे उनके बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट वुड बी tan इनवर्स ऑफ 2√2। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, दैट इज अक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों आ सकता है। मैं जो भी केस सॉल्व करूंगा वो किसके लिए सॉल्व करूंगा, ओनली फॉर अक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स 2y² इक्वल टू x क्यूब एंड y² इक्वल टू 32x। ठीक है, अगेन स्टार्ट करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट मीन्स जो भी कर्व्स दिए हैं 2y² इक्वल टू x क्यूब एंड y² इक्वल टू 32x। सो पहले हम सॉल्व करेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे, सिंपल सा दिख रहा है कि y² इक्वल टू 32x, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दे, जिससे अपने को एक इक्वेशन बनेगा। सो दैट इक्वेशन शुड बी 2 into 32x इक्वल टू x क्यूब। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ, तो क्या इसी इक्वेशन को आई कैन राइट x क्यूब माइनस 64x इक्वल टू 0। आई कैन टेक x कॉमन, तो ये बचेगा x² माइनस 64 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आई कैन राइट x into x minus 8 into x plus 8 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे तीन वैल्यूज x के मिल रहे हैं। फर्स्ट इज 0,
सेकेंड इज -8, थर्ड इज +8। दैट मीन्स यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है। अब एक चीज समझना, जो लास्ट क्वेश्चन किया था साइन कॉस वाला, वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट तो इनफाइनाइट पॉसिबल थे, बट स्टिल हमने एक ही पॉइंट पे सॉल्व किया था बिकॉज वहां पे लेवल ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था। ठीक है, जहां पे हमको पता है कि पॉइंट या हर बार सेम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाला है, पर यहाँ पे एज सच कोई सिमेट्री है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं पॉसिबिलिटी है कि हर एक पॉइंट पे एंगल डिफरेंट भी आ जाए या फिर सेम भी आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे एंगल चेक करने का ट्राई करेंगे। नाउ यहाँ पे मुझे 3 केस मिल रहे हैं, तो मैं तीनों केस को चेक करूंगा। पहला केस है x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो y भी कितना आ जाएगा अपने पास 0। सो ये अपना फर्स्ट केस हुआ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। सेकेंड केस x इक्वल टू 8। जब x इक्वल टू +8 है तो यहाँ पुट करते हैं 8 का क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास 512 डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 256। 256 किसका स्क्वायर है अपने पास, दैट इज आई सपोज 16 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 16, ये होगा सेकेंड पॉइंट। थर्ड x इक्वल टू -8। जब -8 पुट किया तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 512, अगेन सिमिलर पॉइंट मिलेगा बट अब ये आ जाएगा -16। तो ये होंगे अपने पॉइंट्स, दैट इज 0, 0, 8, 16, -8, माइनस ऑफ 16। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे -16 नहीं, दिस शुड बी +16 ओनली बिकॉज y स्क्वायर हम सॉल्व कर रहे थे, तो y स्क्वायर आपके पास कैन बी नेगेटिव। ओके, ये पॉइंट अपना एग्जिस्ट नहीं करेगा। द रीजन बी, जब मैं यहाँ पे x को नेगेटिव पुट करूंगा तो x क्यूब नेगेटिव बनेगा एंड y स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, तो ये पॉइंट को इग्नोर कर दो, मतलब दिस इज ऑफ नो यूज। तो मुझे दिख रहा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट 3 पॉसिबल थे, बट एक्चुअली 2 ही पॉसिबल है बिकॉज एक पॉइंट उसके डोमेन में या फिर उस कर्व पे लाई ही नहीं कर रहा। ऐसा होता है बहुत बार, जब हम लोग इन केसेस को सॉल्व करते हैं तो ऐसे आंसर्स मिलते हैं जो फिजिबल नहीं है, बट वो पॉइंट को पुट करने पर हमको दिख जाता है कि ऐसा केस पॉसिबल नहीं था। बिकॉज जब मैं x को नेगेटिव पुट करूंगा तो x क्यूब भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर x क्यूब नेगेटिव है तो किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, दैट इज व्हाई दैट केस इज नॉट फिजिबल। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट मिले 0, 0 एंड 8, 16। तो पहले मैं चेक करूंगा एट 0, 0 क्या करते थे हम लोग, या फिर दोनों पॉइंट को साथ में देख लेंगे, बट पहले हम लोग निकालेंगे स्लोप। ठीक है, स्लोप मतलब m1 निकालते थे हम लोग। m1 इज नथिंग बट स्लोप ऑफ फर्स्ट या स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। अब ये m1 मतलब होता था अपने पास dy by dx एट पॉइंट p, जो भी पॉइंट दे रखा है अपने को, इस केस में 0, 0 एंड 8, 16। अब ये सॉल्व करने के लिए पहले मुझे इन दोनों केसेस से क्या निकालना पड़ेगा, dy by dx का वैल्यू। तो दोनों को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। फर्स्ट केस के लिए क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 4y dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर, मतलब dy by dx ये कितना आ जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर अपॉन 4y। ये होना चाहिए मेरे पास m1 फर्स्ट स्लोप का वैल्यू। नेक्स्ट अपने पास आएगा m2। m2 मतलब क्या हो जाएगा, सो m2 निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 2y dy by dx इज इक्वल्स टू 32, मतलब इसको हम लिख सकते हैं m2 का वैल्यू हो गया dy by dx विच इज इक्वल टू 32 अपॉन 2y। नाउ अब थोड़ा समझना, यहाँ पे जो हमने सिंप्लीफाई किया तो जो इक्वेशंस मिले वहां पे m1 का वैल्यू आया 3x स्क्वायर अपॉन 4y, m2 का वैल्यू आया 32 अपॉन 2y, मतलब मुझे x y की वैल्यूज पुट करने हैं टू गेट दी एग्जैक्ट स्लोप। अब यहाँ पे जब मैं एट 0, 0 चेक करूंगा तो 0, 0 पे 0/0 बनेगा विच इज नॉट डिफाइंड। तो इस पॉइंट पे जो एंगल है वो क्या हो जाएगा अपने पास, नॉट डिफाइंड, मतलब इस पॉइंट का भी इंपॉर्टेंस नहीं रहा। तो अब मेरे पास एक ही पॉइंट है, इसको मुझे चेक करना है विच इज 8, 16। तो अब हम चेक कर लेंगे एट 8, 16। 8, 16 पे अगर मैं m1 का वैल्यू चेक करूं, सो m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, x की जगह पुट करना है 8, y की जगह 16। 8 स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 64 और 16 इंटू 4 भी 64, तो पूरा कैंसिल, मतलब m1 का वैल्यू आया है अपने पास 3। सिमिलरली m2 क्या हो जाएगा अपने पास, m2 में सिर्फ मुझे y पुट करना है, सो y 16 था, 32 अपॉन 2 इंटू 16 मतलब 32 अपॉन 32, दैट बिकम्स m2 इक्वल्स टू 1। नाउ m3 भी आ गया या m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लूं,
फॉर्मूला था अपने पास tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगेन मैं यूज कर रहा हूँ बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, सो ये होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे फाइनली, ये दिखेगा अपने पास 2/4 दैट इज नथिंग बट 1/2। सो tan थीटा का वैल्यू मिला है अपने को 1/2, दैट मीन्स थीटा जो होगा दैट शुड बी tan इनवर्स ऑफ 1/2। ये होगा अपने पास इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो भी कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट, 8,16। हमने ऑब्जर्व किया कि इंटरसेक्शन पॉइंट तो दो थे, एक था अपने पास 0,0, सेकंड था 8,16। पर हो सकता है कि जो 0,0 पे अपने पास वैल्यू बन रही थी वो डिफाइन नहीं थी। उसका एक रीजन और भी है, यहाँ तो 0/0 बन रहा है, पर जब सेकंड स्लोप देखोगे तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। एंड सेकंड स्लोप इंफिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास के लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट थिंग, बट फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि जो डिफाइंड वैल्यू मिल रहा है that is nothing but theta is equal to tan inverse half, which is the angle between these two curves at their second point of intersection, which is 8,16. Okay, now angle between the two curves को लेके ही एक important term बनता है, इसको समझना, because बहुत सारे क्वेश्चन इस पार्ट पे रहते हैं। This term is known as orthogonal curve। ऑर्थोगोनल कर्व, देखो अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो क्लिक कर जाएगा। मैंने आपको इस टर्म का मीनिंग बताया है कि मैथमेटिक्स में जब भी ये वर्ड यूज करेंगे ऑर्थोगोनल, दैट सिंपली मींस परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब क्या हो जाएगा, जब आपके पास दो कर्व के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स। व्हेन एंगल बिटवीन टू कर्व्स, व्हेन एंगल बिटवीन two curves is 90 degree, then they are said to be orthogonal to each other, then they are said to be orthogonal to each other। थोड़ा सा अगर रिकॉल करोगे तो ये सेम टर्म हम लोग सर्कल में पढ़ चुके हैं कि दो सर्कल्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जहां हमने कंडीशन भी लिखी थी ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ये वही केस है, सिर्फ अब जो हम केस पढ़ रहे हैं दैट इज इन जनरल वैलिड फॉर ऑल द कर्व्स। जब भी कोई दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। नाउ सपोज करो y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू g ऑफ x, दीज आर द टू कर्व्स जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, दैट मींस फॉर श्योर इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा अपने पास 90। अब सपोज करो कि जो फर्स्ट कर्व था उसका स्लोप m1 है, मतलब उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप ऑब्वियसली, सेकंड कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे टैंजेंट का जो स्लोप है वो m2 है। तो एज पर दी कंडीशन tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, दैट शुड बी मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर tan थीटा अपने पास या थीटा 90 है तो tan 90 कितना होता है, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। अगर ये टर्म नॉट डिफाइंड है तो इट इज ओनली पॉसिबल जब इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0। इस टर्म का डिनोमिनेटर 0 मतलब 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, और आई कैन से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो ये होगी अपनी कंडीशन। कुछ नहीं, हमको पता है ऑलरेडी कंडीशन, इसको हम देख भी चुके हैं, मैंने सिर्फ डिराइव किया उस चीज को कि जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है अपने पास -1। वही कंडीशन को हमने कर्व में अप्लाई कर दिया कि जब दो कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। अभी हमने डिफाइन किया कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर टैंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब अगर कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो लाइंस भी आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना आना चाहिए, -1। तो इस टर्म को ध्यान रखो, कभी कभी हमको इस टर्म को चेक करने को बोलते हैं, कभी इसको यूज करने को ही बोल देते हैं कि क्वेश्चन में बोलते हैं कि सपोज कर्व ऑर्थोगोनल है, नाउ अब कुछ डिराइव करो, अब कुछ डिफाइन करो बेसिकली। सो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज we need to show that these two curves
एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू ए एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, अब एक चीज समझो, ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट वहां आएगा जहां पे कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिया ही नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, पहले निकालते थे इंटरसेक्शन पॉइंट, बट ऑर्थोगोनल केस में वैसा नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना कुड बी वेरी टिपिकल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक चीज समझना, जब भी आपको एंगल बिटवीन टू कर्व्स को सॉल्व करना है और आपको दिख रहा है कि इतना इजी नहीं है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना, सो डू वन थिंग, स्टेप 1 और स्टेप 2 को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, स्टेप 1 में आप क्या करते थे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, फिर आप लोग स्लोप निकालते थे। अब मैं रिवर्स करने को बोल रहा हूँ कि पहले आप एक काम करो, स्लोप निकाल लो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि dy by dx का वैल्यू किस फॉर्म में आ रहा है, फिर हम उसको आगे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। लाइक फॉर दिस केस, ये अपना फर्स्ट कर्व था एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू ए। मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विच इज 3x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, बी केयरफुल, 3x as it is, differentiation of y square is 2y dy by dx, next is minus of 3y square as it is, differentiation of x is 1 is equal to 0. Now इसको अरेंज कर लेते हैं, जब इसको अरेंज करेंगे तो आपको कंडीशन कुछ ऐसा दिखेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6xy इंटू dy by dx। 3 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करेंगे, सो यहां से वैल्यू मिलेगा dy by dx इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये होगा अपना dy by dx का वैल्यू। नाउ ये तो हुआ अपने पास फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू b, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर तो एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y बिकम्स dy by dx प्लस 3y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 6xy माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब, तो ये बनेगा 3y स्क्वायर इंटू dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ b विच बिकम 0, बिकॉज कहीं कि a और b कांस्टेंट था तो उनका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा अपने पास 0। इसको भी अरेंज कर लेते हैं, जब इसको अरेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स dy by dx कॉमन ले लेते हैं, सो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6xy। इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, dy by dx is equals to minus 2xy the whole divided by x square minus y square। so ये बना अपना फाइनल एक्सप्रेशन। नाउ आप दोनों एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करो, लेट दिस बी स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट एंड लेट दिस बी स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट। अब आपको समझेगा कि मैंने स्टेप 2 को स्टेप 1 से पहले परफॉर्म करने को क्यों बोला था। द रीजन वॉज कि डायरेक्टली तो हम एनी हाउ यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल पा रहे थे, बहुत टिपिकल हो रहा था एक्चुअली अपने लिए। सो हमने क्या करा कि पहले स्लोप निकाल लिया, और अब हमको एक चीज समझी कि जब मैं दोनों स्लोप्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं दोनों स्लोप सिमिलर है। सिमिलर इस वे में है कि जो इसका न्यूमिनेटर है वही इसका क्या हो गया, डिनोमिनेटर, जो इसका डिनोमिनेटर है वही न्यूमिनेटर है विद अ माइनस साइन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स m1 इंटू m2 निकालूंगा, तो ये सब कुछ कैंसिल होके क्या आंसर देंगे अपने को, -1। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 है, दैट सिंपली मीन्स कि अपने पास यहाँ पे जो कर्व्स हैं वो दोनों कर्व एक दूसरे के क्या हो गए, ऑर्थोगोनल। सो यहाँ से अपना कंडीशन डिफाइन हुआ कि these two curves are orthogonal to each other as angle between their tangent is equals to 90 डिग्री बेसिकली। ठीक है, सो ध्यान रखो जब कभी आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना टिपिकल है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द स्लोप, उसको ऑब्जर्व कर लो कि कहीं ऑर्थोगोनल का केस तो नहीं है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट टिपिकल है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्थोगोनल का ही केस होगा अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next was find the angle of intersection between the curves y equal to x square and 6y equal to 7 minus x cube at a, a। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे अपना क्या है कि जो स्टेप 1 था
फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो स्टेप बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पे पॉइंट डायरेक्टली क्या दे दिया आपने को a, बट राइट नाउ द प्रॉब्लम इसके पॉइंट भी जो है वो a के फॉर्म में है। लेट्स सी आगे क्या होता है। इफ रिक्वायर्ड हम लोग ट्राई करेंगे उस a का वैल्यू फाइंड आउट करने को। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कर्व दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं निकालता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग dy बाई dx। तो ये कितना आ जाएगा 2x, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं m1, ये होगा अपना m1 dy बाई dx इक्वल्स टू 2x। सिमिलरली जो सेकेंड कर्व था इट वाज 6y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स क्यूब। इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा 6 टाइम्स ऑफ dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। सो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट अस से m2, ये अपना आ गया स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। अब अगर मैं एट पॉइंट a, डिस्कस करूं तो मुझे एक चीज दिखेगी कि इसका स्लोप आएगा 2a, इसका स्लोप आएगा माइनस a स्क्वायर बाय 2। दैट डजंट मेक एनी सेंस। कुछ तो लग रहा है कि एक चीज हम मिस कर रहे हैं। सो वो चीज क्या है समझना। कभी कभी क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको पॉइंट देगा, पर वो पॉइंट उसने कंप्लीट नहीं दिया, वो पॉइंट भी इनडायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि a, मतलब वो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है सेम। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को दोनों कर्व में पुट करूंगा। ठीक है, दोनों से कुछ मुझे a का वैल्यू मिलेगा, जो a का कॉमन वैल्यू है, मतलब मैं निकाल रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखो। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसा करते हैं कि पॉइंट दिया तो होगा पर इनडायरेक्टली नहीं भी दिया है, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली a, यूज कर रहा हूँ तो मेरा एंगल a के फॉर्म में आएगा, एंड एंगल कभी a के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एंगल शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये a, पॉइंट को पहले तो फर्स्ट कर्व में पुट करूंगा। जब फर्स्ट कर्व में पुट किया तो इक्वेशन क्या बनेगा, a इक्वल टू a स्क्वायर, इसी को आई कैन रीराइट एज a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0। आई कैन टेक a कॉमन, तो a इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आंसर आया कि a का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या फिर 1। सिमिलरली यही a का वैल्यू यहाँ भी पुट करता हूँ। सो क्या बनेगा इक्वेशन, ये इक्वेशन दिखेगा 6a इज इक्वल टू 7 माइनस a क्यूब। इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ तो a क्यूब प्लस 6a माइनस 7 इक्वल टू 0। अब एक चीज समझना, वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन है तो आई नो 3 रूट आने चाहिए, बट फाइनली मुझे करना क्या है, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, जिस पे दोनों सेटिस्फाई करेंगे उसको यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली पॉइंट चेक कर लेता हूँ। इफ a इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन तो ये भी अपना सोल्यूशन है, अगर a इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा तो वो अपना सोल्यूशन है। जब मैं a को 0 पुट करता हूँ तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं, बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा 0, कंडीशन बनेगा -7 इक्वल टू 0 विच इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली आई कैन से कि 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 1 पुट करता हूँ, जब 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 6 7 माइनस 7 इज 0। तो आई कैन से इसका भी सोल्यूशन है a इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोनों में दिख रहा है मुझे कि a इक्वल टू 1 जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो मेरा पॉइंट है वो क्या होगा 1,1, और इनडायरेक्टली यही अपना पॉइंट ऑफ क्या है इंटरसेक्शन। चाहे तो अपन चेक भी कर सकते हैं, क्या 1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी करेगा। 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 अगेन इक्वल टू 6। सो बेसिकली अपना a का वैल्यू आया 1, मतलब अपना पॉइंट हो गया 1,1। अब मैं डायरेक्टली m1 का वैल्यू निकालूंगा। तो पॉइंट अगर 1,1 है तो क्या आई कैन से स्लोप ऑफ लाइन या टेंजेंट एट 1 वो कितना आएगा अपने पास 2। सिमिलरली x2 भी हो गया अपने पास कितना 1, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 कितना आ जाएगा -1/2। अब आपको एक स्पेशल केस दिख रहा होगा, एक लाइन का स्लोप है 2, एक का स्लोप है -2, मुझे -1/2, मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली आई कैन कमेंट थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बिकॉज m1 m2 कितना हो चुका है -1। m1 into m2 equals to -1. That means this is the case of orthogonal curves. ये वही केस है जो कर्व एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। सो इट इज द केस ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व्स। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपने को बोला गया था इफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax कट्स द हाइपरबोला xy equal to √2 at right angle, then find a।
ठीक है, दो कर्व दिए हैं, कंडीशन बोल कर रखा है कट साइड राइट एंगल मतलब क्या हो गया, ऑर्थोगोनल है, तो हमको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे which is multiplication of slope of these two curves at the point of intersection should be equal to -1, ठीक है। अब यहाँ भी सेम लॉजिक है कि हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो हमको लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टिपिकल है बिकॉज उसके अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन दैट केस बेटर रहेगा कि हम लोग क्या करें, हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं dy by dx, लेट्स सी क्या बनता है, फिर आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सो फॉर द फर्स्ट कर्व व्हिच इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पहले हम करेंगे इस कर्व को एज इक्वेशन को डिफरेंशिएट, व्हिच इज 2y dy by dx is equals to 4a, ये आ जाएगा अपने पास इक्वेशन। यहाँ से मुझे स्लोप का वैल्यू मिलेगा dy by dx is equal to 2a by y, 2 से 4 कैंसिल हो गया बेसिकली, और इसी को हम लोग अज्यूम करते हैं m1 बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ tangent corresponding to first curve. Second, x into y is √2, x into y is √2, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0, यहाँ अप्लाई हुआ प्रोडक्ट रूल। इसी को जब मैं अरेंज करता हूँ तो मुझे मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x, बेसिकली ये आएगा अपने पास m2। नाउ ये हुआ अपना एक सेकंड कंडीशन, m2 रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द सेकंड कर्व बेसिकली, ठीक है। नाउ एज पर द कंडीशन मुझे पता है कि फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, इट शुड बी -1, जिस भी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, -1, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। सो बेसिकली ये क्या बनेगा, 2a अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय -y अपॉन x, दिस शुड बी इक्वल टू -1, y से y कैंसिल, सो फाइनली यहाँ से कंडीशन मिलेगा 2a इक्वल टू x। अब इस कंडीशन का मतलब समझना, एक्चुअली क्या है कि जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं इट इज एट सम पॉइंट x1, y1, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट अस से एक p पॉइंट है जिसपे ये सारी कंडीशंस ट्रू चल रही हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। सो बेसिकली अपने को जो इक्वेशन मिला है उसका मतलब है जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, 2a। अब x कोऑर्डिनेट 2 आया तो इसको मैं कैसे यूज करूँ, तो इसको यूज करने का टेक्निक क्या है समझना, हम लोग इस x कोऑर्डिनेट को इस कर्व में पुट करते हैं, तो y कितना आ जाएगा अपने पास, y आएगा √2 अपॉन 2a, मतलब जब मैं y कोऑर्डिनेट डिस्कस करूंगा तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन √2 टाइम्स a, तो ये हुआ, इसको हम बोलेंगे y1, क्योंकि मैंने वो जो पॉइंट था जो दोनों कर्व पे लाई करना चाहिए था उसमें x कोऑर्डिनेट को पुट किया, वहां से अपने को मिल गया y कोऑर्डिनेट। नाउ फाइनली ये जो पॉइंट है x1, y1, ये सिर्फ इस कर्व पे लाई नहीं करता, ये इस कर्व पे भी लाई करता है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया अपने पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बेसिकली मैं इस x1, y1 को इस पॉइंट में पुट करने या इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। सो y1 स्क्वायर, इस इक्वेशन का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू 4a, x कितना आया था अपने पास, 2a, तो x हो गया अपने पास 2a। फाइनली ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, तो इस a स्क्वायर को मैं शिफ्ट करता हूँ, सो फाइनली ये इक्वेशन बनेगा a रेज टू 4 इज इक्वल टू 1/16, 4 इंटू 2 बिकम्स 8, या अपॉन में आएगा। दैट मीन्स यहाँ से मुझे केसेस मिल रहे हैं, एक केस तो मिलेगा कि a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो +1/4 हो, एक्चुअली यहाँ मिलेगा ±1/4, बट -1/4 पॉसिबल नहीं है, वो स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। a स्क्वायर इज 1/4, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे a के दो केसेस पॉसिबल हैं, a 1/2 और a -1/2। अब जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल के टाइम कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपसे ऑर्थोगोनल ही फाइंड करने को बोले या चेक करने को बोले, कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल देखिए पॉइंट निकालने को ही बोलता है और ये वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वापस से रिकैप कर रहा हूँ, एक बार ध्यान रखना, बिकॉज इस क्वेश्चन में मिस्टेक होता है, लगता बहुत आसानी बट थोड़ा टिपिकल हो जाता है। द रीजन बी कि आपको कंडीशन पता है कि राइट एंगल है मतलब ऑर्थोगोनल होगा तो m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए, बट जब आपने उस कंडीशन को यूज किया तो मैं रिकैप कर रहा हूँ, एक बार देख लो। सबसे पहले मैंने फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया टू गेट m1 व्हिच इज नथिंग बट dy by dx करस्पॉन्डिंग टू कर्व 1। सेकेंडली जो सेकेंड कर्व था उसको डिफरेंशिएट किया टू गेट m2
which is nothing but dy by dx corresponding to second curve. अब as per the condition m1 into m2 कितना था अपने पास -1 because the curves are orthogonal, तो मैंने उस कंडीशन को यूज किया। जब उस कंडीशन को सिंप्लीफाई किया तो एक इक्वेशन बना which is x equal to 2a. Now I realized कि जब दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे मिलेंगे, तभी तो एंगल आएगा अपने पास, ये जो भी एंगल होगा बेसिकली। सो मैंने उस पॉइंट को अज्यूम किया कि पॉइंट क्या था, x1, y1। नाउ ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज हमने स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो x1 का वैल्यू क्या आ गया, 2a, मतलब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2a। ऑब्वियसली अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उस पे या वो पॉइंट दोनों कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले मैंने इस x कोऑर्डिनेट को यहाँ पुट किया टू गेट इसका y कोऑर्डिनेट विच इज √2/2a, मतलब 1/√2a। ठीक है, x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया। नाउ अब रियलाइज किया कि जब xy कोऑर्डिनेट आ चुका है तो ये पॉइंट तो इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जब मैंने इस पॉइंट को यहाँ पुट किया तो फाइनली मुझे एक दो वैल्यूज मिले, दैट इज a इक्वल टू +½ और a इक्वल टू -½ जिसपे अपने पास ये कर्व्स दोनों एक दूसरे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। अच्छा, एक और ट्विस्ट है, थोड़ा समझना, आंसर निकालना काफी नहीं है, इसमें एक मिस्टेक भी हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है वो देखो अभी एक बार। a का वैल्यू +½ नो इश्यूज, बट जब a का वैल्यू -½ लोगे तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। रिकॉल करो, हमने पैराबोला के केस में पढ़ भी रखा है कि जब y² इक्वल टू 4ax लिखते थे तो क्या कभी a नेगेटिव होता था, नहीं, बिकॉज 4a जो था वो लैटिस रेक्टम का लेंथ रिप्रेजेंट करता था बेसिकली। सेकेंडली मुझे यहाँ पे पता है कि अपने पास जब मैं इस पैराबोला को ड्रॉ करूंगा तो अगर a नेगेटिव हो गया तो पैराबोला का शेप चेंज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ कि नो डाउट जो a +½ -½ फिलहाल के लिए आया है ये दोनों करेक्ट है, बट क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन दिया है तो उसको लेके केयरफुल रहना, बिकॉज इन जनरल हमेशा अपने पास 4a जो होता है या फिर जो ये a होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सो बी केयरफुल विद दिस केस। इस हिसाब से अगर मैं एज पर द लॉजिक ऑफ पैराबोला जाऊंगा तो इसका आंसर सिर्फ क्या होना चाहिए, a इक्वल टू ½ बट अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो इट कुड बी +½ एज वेल एज -½ ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आज हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स, और उसके पहले बेसिकली अपने पास टैंजेंट नॉर्मल की हम लोग कैसे कैसे केसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जितने भी पॉसिबल केसेस थे ऑलमोस्ट सब केस हमने डिस्कस कर लिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा। तो असाइनमेंट नथिंग बट टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस जो अपने लेक्चर पे बेस्ड होंगे या फिर जो कंटेंट हमने कवर किया है आज के लेक्चर में या इसके पहले वाले लेक्चर्स में उस पर बेस्ड रहेंगे। तो उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आपको। दोज कंटेंट्स विल बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, NCERT बुक और सम रेफरेंस बुक और सम मटेरियल जो हमने को डेवलप कर रखा है। सो प्लीज गो थ्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो जहां पे आपको असाइनमेंट्स पर उसके आंसर्स मिलेंगे। सो उसको भी सॉल्व करना।